गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग सेट नंबर अपना दूसरा सॉल्व कर रहे थे। तो दूसरे के हम लोगों ने तीसरे का का तक सॉल्व कर लिया था। अब हम चौथे का देखेंगे। प्रश्न नंबर चौथे का है जो सेट नंबर दूसरा चल रहा था। प्रश्न चौथे का उत्तर। तो इसमें आपसे पूछा गया रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया देखते किसे कहते हैं। रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया जो होती है तो इसमें एस्टिल क्लोराइड को पीबी मतलब लेड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिल क्लोराइड को पीबी तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एस्टिल क्लोराइड मतलब कि R और COCl प्लस अपचयन करवाना है मतलब H2। उपस्थिति हमें दी गई है Pb या फिर H2SO4। तो हमें प्राप्त होगा RCHO प्लस बचा है हमारे पास HCl। ये हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R की जगह पे CH3 रख देते हैं और COCl प्लस H2 उपस्थिति लेड प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जाके हमें प्राप्त हो जाएगा CH3CHO एस्टिल्डिहाइड और प्लस HCl। R की जगह पर आप एथिल मैथिल प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं। एल्किल समूह होता है और एक्स हैलाइड होता है, जहाँ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आप कुछ भी रख सकते हैं। अब जो हमारा है इसमें एक रिएक्शन भी पूछी गई है। क्या पूछा गया है एथाइन पर सल्फ्यूरिक अम्ल एवं मरकरी सल्फेट की उपस्थिति में जल अपघटन का केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो एथाइन जो होता है इसका दूसरा पार्ट है जो एथाइन होता है तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और क्या कराना है, जल अपघटन मतलब H2O। उपस्थिति जो है वो हमें H2SO4 और HgSO4 की दी गई है। इसी की हमें उपस्थिति दी गई है और जल अपघटन कराना है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पे आपको प्राप्त होता है एस्टिल्डिहाइड CH3CHO। ये हमारे दोनों कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चन है जो आपका 3 नंबर का है। तो 2 नंबर में आपकी रोज़ेनमुंड अपचयन अभिक्रिया है और 1 नंबर का ये रासायनिक समीकरण है। इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर चौथे का खाका उत्तर है जो अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर पूछा गया है। अभिक्रिया की आणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि में अंतर जो हमसे पूछा गया है, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न नंबर चौथे का खा है। प्रश्न नंबर चौथे का खा का उत्तर।
तो इसमें आपसे पूछा गया है अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता। तो एक साइड हम लिख लेंगे अभिक्रिया की कोटि और यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता। और वीडियो को आप लोग लाइक करते रहें। तो अभिक्रिया की कोटि में जो फर्स्ट पॉइंट है, तो अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होती है। दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। भिन्नात्मक हो सकती है। यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता पूर्णांक होती है। कैसी होती है? पूर्णांक होती है। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की जो कोटि है प्रयोग द्वारा निकाली जा सकती है। प्रयोग द्वारा निकाली जा सकती है। जैक्स इसका विपरीत हो जाएगा कि नहीं निकाली जा सकती है। इसमें हमसे अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बारे में पूछा गया था और साथ में एक रिएक्शन दी गई है H2 + Cl2 और बराबर HCl। इसमें जो हमें दिया गया है वो हमारा दोनों है जो गैसीय अवस्था में है और हमने बताया था लिक्विड अवस्था में और गैसीय अवस्था में अभिकारक होता है तो उसे हम शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं और उसमें दिया गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो जो अभिक्रिया है उसे किस प्रकार से लिखा गया है, चलो नीचे ही बना लेते हैं। जो अभिक्रिया है वो हमारी लिखी है H2 और कैसी गैसीय अवस्था में प्लस Cl2, ये भी गैसीय अवस्था में और बना है HCl, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो ये तो क्लियर है कि इसकी जो शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब ये किसका उदाहरण है? शून्य कोटि का उदाहरण है। इसमें जो दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे dx/dt प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन कितना है 0 और यहाँ पे Cl2 भी कितना है 0। एक नंबर में पूछा गया, बस इतना आप लिख दीजिए, आपका ये बिल्कुल सही होगा। ये भी हमारा था 3 नंबर, तो 2 नंबर के जो अंतर थे एक का ये था, तो ये हमारे 3 नंबर कंप्लीट हुए। अब हमारा है जो चौथे का गा है सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। तो जो चालकत्व होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, पढ़ा है, सरल भी है। जैसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे क्या कहते हैं? जो एक ही धारा में एकांक क्षेत्रफल द्वारा चली गई, एकांक क्षेत्रफल द्वारा और एकांक लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे जो है हम रो से प्रदर्शित कर देते हैं और रो बराबर हो जाता है RA/K/L। क्या हो जाएगा? RA/K/L। तो ये आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन है, 1.5 नंबर की है दोनों। तो चालकत्व को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध एकांक क्षेत्रफल द्वारा एक धारा में एक लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर हो जाता है RA/L। और चालकत्व विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं, जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब हम अपनी चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 4 का घा। प्रश्न नंबर 4 का जो घा है, इसमें पूछा गया है ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहले हम इसका रासायनिक समीकरण बता देते हैं, इसके बाद हम डेफिनेशन लिख देंगे, उसको समझा देंगे। और तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम की क्रिया करानी है। किसकी करानी है? इसको रेज कर दे रहे हैं और वीडियो को आप लोग थोड़ी लाइक कर दिया करें। अंगूठा आपका घिसता नहीं है, ना उंगली घिसती है क्लिक करने में, और मेरा मनोबल भी अच्छा रहता है, इसलिए लाइक करते रहें। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एथेन पर सोडियम पर, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति है मतलब कि ROR है, कैसा है? शुष्क है। ब्रोमो एथेन को मतलब हम कहते हैं एथिल ब्रोमाइड C2H5Br। किससे क्रिया करानी है बाबू? सोडियम से करानी है, Na से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? इसके दो अणु ले लो आप, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या बचा है यहाँ पे, NaBr। और यहाँ पे जो बचेगा तो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इसे आप लिख सकते हो C4H10, जिसे हम कहते हैं ब्यूटेन। क्या कहते हैं? ब्यूटेन। और ये है सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये 1 नंबर की है। अब इसकी हम डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं। डेफिनेशन है जो ब्रोमो बेंजीन की तुलना में ब्रोमो एथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अभिक्रियाशील क्यों होता है? चलो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसको हम रेज कर दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पेज नंबर 4 का ये घा हमने ऐसे ओरल बता दिया था आपको, ये घा पे चर्चा थी, घा की हमने रिएक्शन बना ली है। अब हम लिखेंगे ब्रोमो एथेन की तुलना में ब्रोमो एथेन, ब्रोमो बेंजीन है, ब्रोमो तो आपने ऐसे देखा क्या होता है कि ब्रोमो एथेन में ब्रोमीन परमाणु प्रत्यक्षता प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। जो ब्रोमो एथेन होता है तो उसमें ब्रोमीन परमाणु होता है जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। इस प्रकार का कार्बन हैलोजन आबंध से दुर्बल होता है, अर्थात ब्रोमीन परमाणु अधिक क्रियाशील होता है। अर्थात जो ब्रोमीन परमाणु होता है वो अधिक क्रियाशील होता है। दूसरी ओर ब्रोमो बेंजीन में कार्बन आबंध अधिक प्रबल बेंजीन वलय में होता है या बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। अतः ब्रोमो बेंजीन में कार्बन ब्रोमीन आबंध अधिक प्रबल है, अर्थात ब्रोमीन परमाणु का कम क्रियाशील होता है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा और इसकी रिएक्शन हम लोग पहले ही से बना चुके हैं। तो ये जो चौथे का घा वाला है ये हमारा कितने नंबर का था? ये भी हमारे 3 नंबर का था। 2 की डेफिनेशन और 1 की रिएक्शन, जिस पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं 5वें का, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 5वें का घा। इसमें क्या पूछा गया है? सॉरी, 5वें का जो का है इसमें 2 दिए गए। एक तो दिया गया है एमीन हम किसे कहते हैं, और एक हमें दिया गया है एथेनेमीन पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया तथा बाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम इस पर डिस्कस करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में का एमीन किसे कहते हैं तथा एमीन के हमसे परीक्षण भी पूछे गए हैं। इसको रेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने या लिख लिया होगा। तो अब जो हमारा है प्रश्न नंबर 5 में का उत्तर है। पूछा गया है एमीन किसे कहते हैं, तो हेडिंग अच्छे से ध्यान से बनाएंगे आप लोग। एमीन जो होती है अमोनिया से व्युत्पन्न होती है। एमीन है जो अमोनिया के व्युत्पन्न होते हैं, या कह सकते हो दो या दो से अधिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से हमें एमीन प्राप्त होती है। एमीन हमारी जो है वो 3 प्रकार से होती है। तो कैसी? अमोनिया है, इसमें हम क्या करते हैं, एक R जोड़ देते हैं और हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा RnH2 और फिर से करेंगे तो यहाँ पे एक R फिर हम प्लस करेंगे, हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा R2NH। फिर से ऐसा ही करेंगे प्लस R, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, तो यहाँ बचेगा R3 और N। हमारी ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक एमीन है। कितने प्रकार की एमीन होती है? तो 3 प्रकार की एमीन होती है। अब इसमें इसके परीक्षण पूछे गए हैं। तो इसके जो परीक्षण होते हैं, जो प्राथमिक एमीन है, प्राथमिक एमीन, जो प्राथमिक एमीन होती है जी हिंसबर्ग परीक्षण देती है और ये क्रिया करने पर N, और ये क्रिया करने पर हमें क्या देता है, N एल्किल बेंजीन, N एल्किल बेंजीन डाई सल्फोनेमाइड देता है। फिर लिखेंगे हम जो हमारी द्वितीयक एमीन होती है, द्वितीयक, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ क्या लिखना था हमें, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं करके हम लिख देते हैं प्राथमिक एमीन जो है हिंसबर्ग परीक्षण से स्वच्छ विलयन देती है। क्या देती है? स्वच्छ विलयन देती है। द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण से NN एल्किल डाई बेंजो सल्फोनेमाइड देता है। और जो हमारी तृतीयक एमीन है, तृतीयक एमीन हिंसबर्ग परीक्षण नहीं देता है। तो इतनी चीज हमारी क्लियर है
एमीन किसे कहते हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहते हैं, या हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक को एमीन कहते हैं। एमीन हमारी 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। जो हमारी प्राथमिक एमीन है ये हेंसबर्ग परीक्षण से एक स्वच्छ विलयन देता है, जो अम्लीय विलयन में एन एल्कलडाई सल्फोनेमाइड देता है। द्वितीयक एमीन क्या होती है? हेंसबर्ग परीक्षण से एन एन एल्कलडाई बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है। तृतीयक एमीन हेंसबर्ग परीक्षण नहीं देता है। इसके बाद इसमें आपका एक क्वेश्चन और लगा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है आपका। वो क्वेश्चन हमारा क्या है? उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एथेनेमीन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया बाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइड एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ताप पर अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ओनली हमें रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है? ओनली फॉर रासायनिक समीकरण। तो जो रासायनिक समीकरण है अब हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो रासायनिक समीकरण है इसके, जो 5वें का काका दूसरा है उसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमसे पूछा गया है जो एनिलीन है तो C2H5NH2 है, किससे करानी है? HCl से करानी है। तो हमें क्या प्राप्त होगा आप लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C2H5 और NH2 अमोनिया प्लस Cl के ऊपर माइनस। अब कहा गया है सोडियम नाइट्रेट NaNO2 की पुनः हमें HCl से करानी है। तो हमें यही तो पूछा गया, हाँ यही पूछा गया है। तो हमें प्राप्त हो जाता है NaCl प्लस HNO2। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 5वें का खा उत्तर। कौन सा है? खा उत्तर। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें जो हमसे पूछा गया है 5वें का जो खा का उत्तर है, 5वें का खा उत्तर है, इसमें हमसे पूछा गया है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, और उसमें नीचे पूछा गया है डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है और इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। डी ब्लॉक के तत्व हम किसे कहते हैं? एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित 10 जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं उन्हीं को हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो यहाँ हम हेडिंग बनाएंगे डी ब्लॉक के तत्व। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं तो आप कह सकते हो एस तथा पी के बीच स्थित 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ नोट डाल के अच्छे से लिखेंगे। डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इतना सभी का क्लियर होगा। इसी के नीचे हम लिखे दे रहे हैं इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका जो होता है वो चलता है Nd⁻1 से 10 व Ns⁻2। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है।
नीचे हैं एफ ब्लॉक के तत्व। जो एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं तो क्या कहलाते हैं? आपने देखा होगा दीर्घ आवर्त सारणी में, दीर्घ आवर्त सारणी में सबसे अलग तथा सबसे नीचे स्थित लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ नोट डाल के लिखेंगे, एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा गया, तो यहाँ हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। एफ ब्लॉक के तत्व का होता है जो n-2 की पावर 1 से 14 और यहाँ हो जाएगा n-1 की पावर 0 से 1 तक चलता है। तो ये इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के तत्व पढ़ लीजिए। डी ब्लॉक के तत्व हम कैसे कहते हैं? एस तथा पी के बीच स्थित 10 ऊर्ध्वाधर कॉलम को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और डी ब्लॉक में आयरन और पारा एक ऐसा तत्व है जो डी ब्लॉक में रखा होता है, पर यह पी ब्लॉक तत्व की तरह व्यवहार करता है क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? दीर्घ आवर्त सारणी में सबसे अलग तथा सबसे नीचे आपने देखे होंगे लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें था डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Nd की पावर 1 से 10 तक NS2 तक चलता है। और यहाँ एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-2 से 1 की पावर 14 और यहाँ n-1 से 0 की पावर 1 तक चलता है। अब जो हमारा क्वेश्चन है अगला वाला, पांचवें का हो गया, पांचवें का खा हो गया। अब हमारा है जो पांचवें का है वो गा। तो पांचवें के गा में आपसे क्या पूछा गया है? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है? तो इसमें आपको ओनली अभिक्रियाएं बनानी है। तो आपकी जो पहली अभिक्रिया है वो पूछी गई है, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? और दूसरा है जो पूछा गया है, टोलुइन की अभिक्रिया आयरन चूर्ण की उपस्थिति में अंधकार क्लोरीन गैस में कराई जाती है। बिल्कुल सरल है ये। तो टोलुइन है जो आप जानते हो बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ा जाता है और प्लस लिख देंगे हम Cl2। और जब क्रिया करे आएंगे तो क्लोरीन एक जगह ऑर्थो पे और एक जगह पैरों पे छुड़ जाएगी, जैसे कि हमने पहले वाले सेट में किया था। और इसमें तीसरा जो पूछा गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है, ये भी सरल है। और लास्ट है जो वो हमसे पूछा गया है, 2 ब्रोमोपेंटोन को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो इसकी जो पहली अभिक्रिया है अब हम उस पर डिस्कस करते हैं और इसको हम रेज कर देते हैं। पहली अभिक्रिया प्रश्न नंबर 5वें का गा उत्तर है जो गा उत्तर है। इसमें हमें रिएक्शनें दी गई हैं। जो हमारी पहली रिएक्शन है इसमें हमसे पूछा गया है
क्या पूछा गया है, किसकी क्रिया हमें किससे करानी है। तो पहली जो रिएक्शन है इसमें हमें पूछा गया एथिल एल्कोहल, एथेनॉल है, इसी को एथिल एल्कोहल कहते हैं, IUPAC नाम एथिल एल्कोहल होता है। सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। इन सबको हमें क्या करना है, गर्म करना है। ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं, बिल्कुल सरल है। तो इसमें क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, यहाँ से एथिल और यहाँ से ब्रोमीन। अब H2SO4 है और यहाँ पे सोडियम है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा NaHSO4 सोडियम बाई सल्फेट और प्लस H2O। पहली रिएक्शन हमारी कंप्लीट। जो दूसरी हमें दी गई है तो उसमें हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, टॉलिन अभिकर्मक। तो टॉलिन क्या होता है, अभी हाल हमने आपको पहले ही सारी बता दी है। बेंजीन के ऊपर CH3 और इसमें उपस्थिति दी गई है आयरन की, और क्लोरीन से हमें क्रिया करानी है। आयरन मतलब कि Fe एक शून्य दिया गया है, तो बिल्कुल इजी अभी हाल बताया था। ऑर्थो और पैरा पे हम क्लोरीन को जोड़ देंगे बस, जो कि हमने पहले सेट में ये बनवाई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और ये होता है ऑर्थो जहाँ हम जोड़ेंगे Cl, और फिर ये होता है हमारा पैरा, तो पैरा पे भी क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे। इनके नाम क्या हो जाएंगे, ऑर्थो क्लोरो टॉलिन, पैरा क्लोरो टॉलिन। इनके नीचे नाम लिख लेंगे, ये मैंने बताया आपको कई बार। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रिएक्शन के पास। तो तीसरी में हमसे क्या पूछा गया है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराना है। तो तीसरी वाली है जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर आप N2Cl जोड़ देते हैं तो बन जाता है। जल अपघटन कराना है H2O। H2O को आप HOH भी लिख सकते हो, क्योंकि तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हमें क्या प्राप्त होगा। आपको दिख रहा होगा HCl प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, इसमें हम OH जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल और प्लस HCl, बचा N2 तो हमें नाइट्रोजन प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं चौथे वाले पे। चौथे में हमसे क्या पूछा गया है, ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया करानी है, एल्कोहलिक की उपस्थिति दी गई है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, CH3 बेंजीन के रूप में तोड़ लेंगे, बताया था। अगर नहीं आता तो डायरेक्ट फार्मूला बनाना, तो CH2 और यहाँ पे CH3। एल्कोहलिक है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया गया है, तो हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2 कर दो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके नीचे आप जोड़ देंगे CH3, यहाँ नहीं, यहीं ऐसे लिख दो CH3, और प्लस यहाँ पे आप निकालना चाहें तो HBr निकलेगा ही, निकालना क्या चाहें, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लास्ट वाली रिएक्शन इसमें क्या है, सॉरी इसमें तो 4 ही हमें दी गई थी। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो पहली थी हमारी एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जो हम लोगों ने बनाई थी। और दूसरी हमारी थी टॉलिन अभिक्रिया, दो की ये भी बनाई थी। बेंजीन डाइएजोनियम ये भी बनाई। 2 ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहल के साथ क्रिया करती हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्यूटेन और प्लस HBr प्राप्त हुआ था। अब हमारे पास है वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम लिखना है वाष्प दाब से संबंधित। तो क्या होता है, किसी विलायक में उपस्थित वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। जो राउल्ट का नियम है वाष्प दाब द्वारा संबंधी, वाष्प दाब संबंधी
राउल्ट का नियम, जो कि क्या है, किसी विलायक में उपस्थित विलय उपस्थित वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी नॉट, विलय का मोल प्रभार मतलब स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारा प्राप्त होता है राउल्ट के नियम के द्वारा। क्या होता है, वाष्प दाब द्वारा राउल्ट का नियम। यही पूछा गया इसमें, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आप समझिए किसी विलायक में उपस्थित वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। अब इसमें हमें एक न्यूमेरिकल भी साथ में दिया गया है, तो इस न्यूमेरिकल को हम धीरे से पढ़ते हैं और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.535 है और 293 केल्विन ताप पर 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो इसमें आपको जो 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, मतलब कि जो शुद्ध जल का वाष्प दाब है, जो आपको पीएस बराबर दिया गया है, इसको हम रेज कर देते हैं। ये 5वें का घा चल रहा है हम लोगों का, गा में रिएक्शन थी, ये घा चल रहा है राउल्ट का नियम, और एक यहाँ न्यूमेरिकल है। क्या है, न्यूमेरिकल। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, वाष्प दाब है पी एस बराबर हमें कितना दिया गया है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमें जो है वो हमें दिया गया है 17.535 mmHg। विलय का जो मोल प्रवाह है, सॉरी विलय का जो भार है, कितनी ग्लूकोज घोला जा रहा है, 25 ग्राम ग्लूकोज घोला जा रहा है। कितने जल में, तो 450 ग्राम जल में घोला जा रहा है। ये हमें दिया गया था और हमें ज्ञात करना है विलयन का वाष्प दाब, मतलब कि पीएस हमें क्या करना है, पीएस है जो वो हमें ज्ञात करना है। पर इसके लिए आपको अणुभार की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अणुभार की। अब जो अणुभार है तो आपको अच्छे से निकालना आता है। कैपिटल एम का अणुभार मतलब कि जल का अणुभार, H2O का। H2O का आप जानते हो, H2O, यहाँ हम सूत्र लिखे दे रहे हैं, H2O। अणुभार निकालना मैंने सिखाया है, जैसे नहीं आता हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना अणुभार ज्ञात करना। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। इस पर 1 पावर होती है, प्लस ऑक्सीजन 1 है, इसका परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, जोड़ेंगे तो 18 होगा। स्मॉल m का निकालेंगे तो ग्लूकोज होता है C6H12O6, 6 कार्बन, इसका परमाणु भार 12, प्लस हाइड्रोजन 12, इसका परमाणु भार 1, और प्लस ऑक्सीजन कितने होती है, 6, तो 6, और इसका परमाणु भार होता है 16। जब इन सब को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, अच्छे से याद होगा। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, जोड़ के निकाल लेना, याद होता है, ये याद ही कर लो। जल का 18 है, ग्लूकोज का 180 है, इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अच्छे से पता है स्मॉल w बटे स्मॉल m और कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर
ये इसका यहाँ, तो यहाँ हो जाता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W इंटू स्मॉल m। अब आपको सारे मान दिख रहे हैं, PS का भी मान दिख रहा है आपको, और सॉरी यहाँ क्या होगा P0 और यहाँ पे होगा PS। तो आपको P0 का भी मान दिख रहा है, PS का निकालना है, स्मॉल w का भी मान है, कैपिटल W का भी मान है, स्मॉल m का भी मान है और कैपिटल M का भी मान है। तो आपके सामने ये सारे मान आपको दिए गए हैं, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पांचवें के हम लोगों ने घातक सॉल्व कर लिए हैं। छठवें सातवें क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट टाइम। और आप लोग पढ़ाई करते रहें और सवालों को अच्छे से लगाते रहें। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। तो अच्छे से पढ़ते रहें और आगे अपने बढ़ते रहें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला पार्ट हम लोग पूरा ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम सेट नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ध्यान से।